नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, राजधानी लखनऊ में बनाए जा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रख दी है। नया स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बन जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों की आस्था का केंद्र भी तब्दील हो जाएगा। 1991 में बाबा साहिब का जो अस्थि कलश विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर महासभा के भवन में स्थापित किया गया था, वो अब भव्य स्मारक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाए और अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के दिन यानी कि 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मॉडल की सराहना करी है। दरअसल प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं को निरस्त करते हुए यूपी सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ करी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से घर वापसी करने वाले श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए पंजीकरण से लेकर स्किल मैपिंग तक के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। सरकार अपने इन कार्यों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही शपथ पत्र दाखिल कर चुकी थी। देश भर में 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण और इसमें विदेशी देशों से धन लाने के मामले को लेकर के सीएम योगी का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। प्रदेश में इस तरह के मामलों को लेकर अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ के साथ ही अन्य एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। धर्मांतरण के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेने के बाद यूपी एटीएस सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनके साथियों पर भी लगातार शिकंजा कस रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी जांच एजेंसियों को निर्देशित किया है और साफ बोलते नजर आए कि सख्ती से सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। दोषी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के साथ ही इनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। प्रदेश में धर्मांतरण में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस का अगला डीजीपी कौन होगा, इसके लिए 3 नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार की शाम को प्रदेश सरकार को भेज दिया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की मौजूदगी में हुई बैठक में 3 नाम तय किए गए। इनमें मुख्य रूप से केंद्र में तैनात नासिर कमाल, बीएसएफ के एडीजी मुकुल गोयल और ईओडब्ल्यू के डीजी आरपी सिंह का नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार बैठक में तय नामों में से मुकुल गोयल को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि देर शाम करीबन 5 बजे के आसपास मुकुल गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद यह भी माना जा रहा है कि मुकुल गोयल ही यूपी के नए डीजीपी बनाए जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देर शाम मुख्यमंत्री से मुलाकात, क्या मुकुल गोयल का नाम तय माना जाए? देखिए पूजा, अभी संशय बाकी है क्योंकि सरकार की आखिरी मुहर होगी कि उत्तर प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा। जिस तरीके से कल मैराथन बैठक दिल्ली में हुई, उसके बाद तो 3 नाम भेजे गए सरकार को। सरकार भी ये चाह रही कि 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में डीजीपी किस तरीके का होना चाहिए, सरकार किस पर विश्वास करे। चाहे जिस तरीके से मुकुल गोयल का नाम सबसे नंबर 1 पे चल रहा, क्योंकि देर शाम उन्होंने जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, वहीं से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। लेकिन पूजा, कहीं न कहीं सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यासर कमाल जो उनका नाम सबसे सीनियरिटी में सबसे ऊपर है और उनका चूंकि इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, जाहिर सी बात ऐसे में सरकार वर्तमान देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी होंगे। दूसरे नंबर पर मुकुल गोयल, क्योंकि समाजवादी पार्टी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं मुकुल गोयल, उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था का अच्छी तरीके से समझते हैं, किस तरीके से चलाना है। तो कल जिस तरीके से मुलाकात हुई उनसे, उसके बाद एक चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि मुकुल गोयल ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी होंगे। लोगों के अंदर जिस तरीके से संशय बना हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में मंथन कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी किस तरीके का होना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से प्लस जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए किस पर अपना भरोसा। अनूप, मुकुल गोयल की ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिनकी हम बात करें कि उन्हें इस समय कमान मिल सकती है?
जिसको देख करके ये लगे कि उन्हें कमान मिल सकती है? देखिए पूजा, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अचानक जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, उस समय मुकुल गोयल को चार्ज दिया गया था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना करके। उत्तर प्रदेश में हालात कुछ सुधरे थे, उसके बाद धीरे धीरे जब बीजेपी सरकार आई तो उथल पुथल प्रशासन में जाहिर सी बात होता है, उसी प्रकार से इनको भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हटाया गया और ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार चले गए। अब कहीं न कहीं वो व्यवस्था बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 साल कम से कम वो उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य में डीजीपी बने तो कम से कम 2 साल का उसके पास होना चाहिए, कार्यकाल होना चाहिए, सेवा वहां पर उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य में दे सके। तो ऐसे में मुकुल गोयल के पास 2 साल 2024 में उनका रिटायरमेंट है, तो उम्मीद जताई जा रही कि मुकुल गोयल को वर्तमान डीजीपी बनाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर की स्मृति में एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आज आधारशिला रखी गई। राष्ट्रपति जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में दबदबा बना हुआ है। नामांकन के दिन 26 जून को ही भाजपा के 17 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित हो चुका था। तो वहीं नाम वापसी के दिन 4 जिलों में विपक्षी दल के नेताओं ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। 22 जिलों के पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें से 21 भाजपा के और 1 सपा का। बाकी बचे 53 जिलों के लिए 3 जुलाई को मतदान होने वाला है, जिनमें से 37 सीटों की अगर बात करें तो इनमें केवल 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां पर सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, 22 में से 21 सीटें भाजपा की झोली में और 1 पर सपा का दबदबा है। ऐसे में आक्रोश भी देखने को मिला अखिलेश यादव का, लेकिन आगामी 3 जुलाई को क्या होगा, ग्राउंड जीरो से कैसी तस्वीरें मिल रही हैं इस समय? पूरा देखिए, ये जो पंचायत चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जाता है, सफलता समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं मिल रही है। मात्र एक सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जोर निर्वाचित है, जबकि 21 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 53 सीटों पर। संजीव, आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। रुक करेंगे अमेठी की बात होगी। अमेठी में वापसी के लिए छटपटा रही कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान से बाहर नजर आ रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस के मैदान छोड़ने से उसके कार्यकर्ताओं में बेचैनी जरूर होगी। पिछली बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी ने अंतिम समय में ही अपना पर्चा वापस ले लिया था। नगर निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस मैदान से बाहर रही। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। सपा अपनी परंपरागत सीट बचाने के लिए मैदान में है, तो भाजपा अमेठी की बदली हुई फिजा में भगवा रंग और चटक करने की पूरी ताकत लगाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर के सौदेबाजी का दौर है। छोटे दल प्रेशर पॉलिटिक्स के प्लान पर काम कर रहे हैं। सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर छोटे 10 दलों को लेकर के मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बात भी करते नजर आते हैं। उन्होंने सपा इसके दरवाजे खुले हुए हैं, सपा को लेकर के कहा है, साथ में भाजपा को लेकर के कहा कि बस भाजपा से हमने दूरी बनाई है क्योंकि गैर भाजपा का नारा है, और यह भी कहा कि जय के मरे खोए इनकी नैया अब जाए। आपको देखनी चाहिए ये कन्वर्सेशन। इसमें 2022 के चुनावों की दुधुम भी बजने वाली है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। हमारे साथ अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू।
उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक दलों की बात करें तो छोटे दलों को अपनी ओर समेटने की कवायद शुरू हो गई है। आपकी पिछले साल मुलाकात हुई थी ओवैसी जी से। आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी? भाजपा के साथ जाएगी, सपा के साथ जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। बयान उनके पढ़िए, सुनिए। कांग्रेस पार्टी कर रही है छोटी पार्टी समझौता करेंगे, बड़ी पार्टी से नहीं। समाजवादी पार्टी कर रही है बड़ी पार्टी से करेंगे, छोटी पार्टी से करेंगे, बड़ी पार्टी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी छोटी पार्टियों पर हाथ पांव मार रही है। तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अब वोट छोटी पार्टियों के पास है। बीजेपी के राजभर नेताओं की बात करें सर, तो उनका कहना है कि राजभर समाज पर जो आपकी पकड़ थी वो कमजोर हुई है। लोडर लोग हैं, जिन नेताओं की बात कर रहे हैं वो लोडर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित समाज के नेता हैं वो लोडर हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो हम अभी बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई, 13 में 11 ठाकुर की भर्ती हो गई। हिम्मत है तो बोल देंगे तो जबान काट लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया 27% रिजर्वेशन का। अगर ये बोल दें तो योगी जी जबान काट लेंगे। हम कह रहे हैं हिम्मत नहीं है। ये गुलाम लोडर लोग हैं, गुलाम लोग हैं। ये क्या बोलेंगे? काय वो उठावे नहाने के पल्ले चुनावी यापन सीट बचा लें, बहुत है। ये तुलना करने चले हैं, शेर का मुकाबला सियार जाएगा करने हैं। ये गुलाम लोग आए हैं, लोडर लोग लीडरों के सामने। अरे हम लोग लीडर हैं, लीडर। मूलभूत समस्याओं से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो चाहे लब जिहाद हो, अगर ये लब जिहाद ले आते हैं, मंदिर मस्जिद ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं, करते वही हैं। बीजेपी की बात लब जिहाद पर देखिए, जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं सब अपनी बेटी की शादी मुसलमानों से करते हैं, किए हैं, करते ने किए हैं। उठा के चले जाइए गूगल पे, 16 लोगों का नाम आ रहा है। सबसे हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया, उनकी बहन की शादी मुसलमान के बेटे से। मुरली मनोहर जोशी, बेटी की शादी मुसलमान के बेटे से। आडवाणी की भतीजी की शादी मुसलमान के बेटे से। 16 लोगों का नाम है, सब वहां जाते हैं और हमको हिंदू मुसलमान सिखाते हैं। भाजपा का एक और कहना है कि इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स का काल है, तो ओम प्रकाश राजभर की अगली रणनीति क्या है? क्या छोटे दलों के साथ जो गठबंधन आपने कहा, कृष्णा पटेल का नाम आपने लिया, उनकी लगातार भाजपा से एमएलसी बनने की बात चल रही है, ओवैसी कह चुके हैं हम अकेले 100 सीटों पर लड़ेंगे, तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? कहाँ अकेले ओवैसी से 100 सीट की बात किए हैं? ओवैसी ने ये कहा कि 100 सीट पर चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो हम तो 403 सीट की कर रहे हैं, हमारा भागीदारी उसमें, वो भी उनकी भी 100 सीट है। ये चीज नहीं है। किस तरीके की रणनीति है? अब आखिरी सवाल है, रणनीति 2022 के लिए, क्योंकि बड़ा चुनाव है, आप स्टेट की राजनीति करते हैं और आपके लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री रहे, उसके बाद तमाम चीजें बदली, आपके जो तीखे तेवर थे वो सामने आए। तो किस तरीके की आपकी फाइनल रणनीति है 2022 के लिए? भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है। ओम प्रकाश राजभर, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, सरकार बचेगी, बचाने के लिए लड़े। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो इनकी नैया पर जाए। ओम प्रकाश राजभर इनकी नैया पर जाने वाले नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी में रुपए के लेन देन में हुए विवाद में बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने और फेसबुक लाइव करते हुए लोगों को भड़काने का आरोपी सपा नेता उमेद पहलवान पर जल्द ही रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। रासुका 1980 की धारा 3B के अधीन उमेद के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। उमेद पहलवान को बीते 16 जून को थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने रासुका के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैदर हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से?
देखिए पूजा, अगर बात करी जाए अगर लोनी बुजुर्ग मामले में, जो लोनी बॉर्डर पे ये इतना बड़ा कांड हुआ था जिसमें गाड़ी काटी गई थी बुजुर्ग की, इसमें जब जो मेन रोल निकल कर आया था, जो पुलिस ने देखा था जांच में, वो उम्मेद पहलवान ही निकलकर सामने आए थे। और कहीं ना कहीं पुलिस पहले भी ये कहती हुई आई है कि हम इस पे एनएसए की कार्रवाई करेंगे, जो अब करी जा रही है। हालांकि इसमें और जो बुजुर्ग की मारपीट के मामले में दो और परवेज गुजर थे, और उसके अलावा एक और जो है, उनको ऊपर भी एनएसए लगाने की कार्रवाई पुलिस कर रही है, गाजियाबाद पुलिस। बात ये भी की जा रही है, जो जांच की जा रही है, जिस जांच में जो लोग यहाँ पर इनके साथ शामिल थे, उम्मेद पहलवान के साथ, वीडियो को वायरल करने में गलत तरीके से, पुलिस की भी गंभीरता से जांच कर रही है। वो कौन कौन लोग थे, उनकी भावनाएं भड़काने का उद्देश्य था या नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट हो चुका है कि उम्मेद पहलवान ने जो किया था, वो कहीं ना कहीं दो समुदाय को भड़काने के लिए गलत तरीके से वीडियो को पेश करने का काम किया था, जिसके ऊपर उनपे एनएसए की कार्रवाई गाजियाबाद की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने एम्बुलेंस के ड्राइवर सलीम को मंगलवार शाम एक मुठभेड़ के दौरान लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ की टीम की पूछताछ में सलीम ने मुख्तार से करीबी होने का खुलासा भी किया है, साथ ही लंबे समय से उसके गिरोह का हिस्सा होने की बात भी स्वीकारी है। पुलिस की ओर से बाराबंकी में दर्ज केस में मुख्तार के ड्राइवर सलीम सुरेंद्र के साथ उसके खास गुर्गे अफरोज समेत 10 लोग नामजद हैं। इनमें सलीम और सुरेंद्र ही मुख्तार की गाड़ी चलाते थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों में अनदेखी के मामले को लेकर के अभ्यर्थी बीते कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी आज सीएम आवास के पास कालिदास मार्ग पर प्रदर्शन करते नजर आए। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सीएम आवास के पास से अभ्यर्थियों को हटा दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जारी बयान में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश के साथ खिलवाड़ किया है। बलपूर्वक समाजवादी प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया। इसके अलावा उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए हर अनैतिक हथकंडे अपनाए गए। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। कई समाजवादियों से उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने परिवारजन और बच्चों तक से अभद्रता करी है। अखिलेश ने कहा, भाजपा के जंगल राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नस्तेनाबूद हो चुकी है। तो वहीं इस सूबे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी की निगाह पड़ोसी राज्यों पर भी टिकी हुई है। पार्टी की चाहत उन राज्यों में सत्ता का विकल्प बनकर उभरने की है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मंगलवार को इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तीनों हिंदी भाषी राज्य कमेटियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि संगठन की तैयारियां और छोटी कैडर बैठकों से सर्व समाज को साधा जाए। असल में पड़ोसी राज्यों में सत्ताधारी दलों में आपसी खींचतान मची हुई है। बसपा नेतृत्व का मानना है कि इससे जन कल्याण के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पार्टी इसका बेहतर लाभ उठा सकती है। लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराने वाला शातिर मोहम्मद उमर गौतम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया करता था। आप चौंक गए होंगे। इस्लामिक दावा सेंटर के इंस्टाग्राम अकाउंट में उमर ने स्टेटस डाल रखा था कि वो पूर्व प्रधानमंत्री का भतीजा लगता है। इसका खुलासा एटीएस की जांच में हुआ। हालांकि वो पूर्व पीएम के रिश्ते में आता है कि नहीं, इसकी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है और जवाब मिला भी नहीं है। उमर ने अपने आईडीएफ के इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा है कि उसने 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था। वो पूर्व प्रधानमंत्री का भतीजा है। आईडीएफ के चेयरमैन एटीएस की जांच में ये तथ्य पहले भी सामने आ चुका है कि आईडीएफ दिल्ली का चेयरमैन मोहम्मद उमर गौतम था। तो वही मूक बधिर समेत गरीब लोगों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन कराया करता था। आपको बता दें कि मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को अपने जाल में फांसने के लिए 7 कोटों को भी, जो 7 कोड्स हैं, उनको भी डिकोड किया है एसटीएफ ने। और अभी लगातार धर्म का कलंक एक ऐसा कोड है जिसको डिकोड करने में लगी हुई है एसटीएफ। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत है। अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।